स्वागत है आपका प्रिय विद्यार्थियों। आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे कि अंग्रेजों की जो भारत में आर्थिक नीतियां थी, उन नीतियों का भारत में स्थापित उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा। हमें जानते हैं कि जब भारत में मुगल शासन था तो उस समय भारत जीडीपी का विश्व की संपूर्ण जीडीपी का लगभग 20% भाग रखता था, लेकिन अंग्रेजों ने आकर के अपनी नीतियों के माध्यम से भारत की अर्थव्यवस्था को तार तार कर दिया। इससे पहले के वीडियो में हमने देखा था कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने कृषि का बेड़ा गर्क किया था। आज हम ये देखेंगे कि औद्योगिकरण या उद्योगों की स्थापना, भारत में उद्योगों के साथ में अंग्रेजों ने क्या किया। एक प्रसिद्ध भारत में इतिहासकार हुए आर.सी. दत्त और पंडित मदन मोहन मालवीय, इन्होंने भारत की, खास करके आर.सी. दत्त के बारे में, कि भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में उन्होंने अध्ययन किया और उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के आने के बाद भारत में उद्योगों का विकास होने की बजाय उद्योगों का विनाश हो गया। एक तरफ जहां सरकार का यह कार्य होता है कि वह ऐसे उपाय करे कि अधिकतम कारखाने लगे, उद्योगों की स्थापना हो, उद्योगों की वृद्धि हो, लेकिन अंग्रेजों की नीतियां इस प्रकार से थी कि भारत में उद्योगों को खत्म किया जाए। यह प्रक्रिया औद्योगिकरण के बिल्कुल विपरीत थी, उल्टी थी। इसलिए इस प्रक्रिया को अनऔद्योगिकरण कहा जाता है। अनऔद्योगिकरण की प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। अनऔद्योगिकरण का मतलब यह है कि उद्योगों का विनाश करना, उद्योगों की वृद्धि की बजाय उसमें कमी लाना है। अब हम देखेंगे कि ऐसा अंग्रेज किस प्रकार से कर सके और उन्होंने ऐसा क्यों किया। यहाँ कुछ मैंने शॉर्ट नोट्स लिखे हैं, आप इसको रेफरेंस के रूप में ले सकते हो। तो अंग्रेज जब भारत में आए और व्यावसायिक पूंजीवाद की विचारधारा से प्रेरित होकर के जब पूरी दुनिया व्यवसाय के माध्यम से पूंजी कमाने में लगी हुई थी, उस समय भारत में कंपनी के लिए जो मुनाफा था, वो मुनाफा किस चीज़ से बनता था। हमें ये जानना जरूरी है कि अंग्रेज यहाँ जो व्यापार करते थे उससे मुनाफा कैसे कमाते थे। अंग्रेजों का मुनाफा जो था वो ये था कि जो भी चीज़ वो खरीद रहे हैं, चाहे वो गर्म मसाले हो, वस्त्र हो या कच्चा माल कपास हो, उन वस्त्रों की और उस उत्पादन की जो लागत है वो, और उस चीज़ को अंग्रेजों ने खरीदने के बाद में कितने में बेचा, उन दोनों के बीच का अंतर है, वही कंपनी का लाभ था। जैसे कपास 10 रुपये किलो महाराष्ट्र से खरीद करके इंग्लैंड में उन्होंने पूंजीपतियों को 25 रुपये किलो के हिसाब से बेच दिया, तो यह 15 रुपये का जो अंतर है, यही उनका लाभ है। अब भारत में जो कच्चा माल होता था या जो गर्म मसाले थे, इनके बहुत सारे व्यापारी थे और इनका व्यापार दुनिया के बहुत सारे देशों के साथ होता था। जब अंग्रेज भारत में व्यापार करने के लिए आए तो बहुत सारे व्यापारी इन अंग्रेजों के प्रतिद्वंदी थे। अब इस प्रतिस्पर्धा में अंग्रेज अपना एकाधिकार स्थापित करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी रणनीति को बदला और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने यह सोचा कि भारत में जो भी उत्पादन होता है और जो हमको चाहिए उसको केवल और केवल कंपनी खरीदे, अंग्रेज खरीदे, उसके अलावा कोई व्यक्ति न खरीद सके। तो ऐसा करने के लिए दो चीज़ें करनी ज़रूरी है। पहली ये कि खरीदार केवल एक हो, या फिर दूसरा कि बेचने वाला केवल कंपनी को ही बेचे। अंग्रेजों ने इन दोनों पक्षों पर जोर देते हुए सबसे पहले यूरोपीय कंपनियों को भारत से बाहर निकाला। इसकी पूरी प्रक्रिया हम पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से उन्होंने डच, पुर्तगालियों और फ्रांसीसियों को भारत से बाहर निकाला। केवल इसलिए निकाला कि वो इस व्यापार में उनकी प्रतिद्वंदी थी। जब विदेशी कंपनियां इस स्पर्धा से बाहर निकल गई तो पीछे प्रतिस्पर्धी रहे भारतीय व्यापारी, और भारतीय व्यापारियों को इस प्रतिस्पर्धा से बाहर निकालने के लिए उन्होंने हस्तशिल्पी या जो उत्पादन वर्ग था, जो इन वस्तुओं का उत्पादन करता था, चाहे वो किसान हो चाहे कारीगर हो, उन सब के साथ में एक समझौता किया।
कृषि के व्यवसायीकरण के दौरान आपको बताया था कि पेशगी एक प्रकार की व्यवस्था बनाई जिसमें आगामी ऋण दिया जाता था। उसी प्रकार से इन्होंने उद्योगों के संदर्भ में एक व्यवस्था लगाई जिसको ददनी व्यवस्था कहा जाता है। यह भी एक प्रकार का अग्रिम हुआ करता था जो शिल्पकारों को दिया जाता था। जो लघु और कुटीर उद्योग संचालित करने वाले लोग थे उनको ददनी के रूप में एडवांस में पैसा दिया जाता था, एडवांस में ऑर्डर दिया जाता था कि इतनी सामग्री हमको उस टाइम चाहिए। और चूंकि यह जो पैसा दिया जाता था इससे एक समझौता हो जाता जो एक निश्चित समय तक चलता था समझौता, और इस समझौते के कारण भारतीय व्यापारी इस स्पर्धा से बाहर हो गए। अब कंपनी का एकाधिकार हो गया। अब वो किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए केवल कंपनी खरीदार है। भारतीयों को बेचना है तो केवल कंपनी को बेचना है। तो पहले जो ददनी की व्यवस्था के तहत वस्तुओं के मूल्य बढ़ा करके कंपनी खरीदा करती थी, अब जब उसका एकाधिकार हो गया तो उसने इन वस्तुओं की कीमतें घटा दी और अब वह नाम मात्र की राशि दे करके वो पूरा का पूरा खरीद लेते थे। इससे कंपनी का और अंग्रेजी व्यापारियों का तो लाभ बढ़ा, लेकिन हस्तशिल्प के जो कारीगर थे उनका नुकसान और धीरे धीरे बढ़ता गया। और इन सब कारणों के कारण भारतीयों को वो उद्योग धीरे धीरे अपने छोड़ने पड़े। इस प्रकार से जब उत्पादन अंग्रेजों के हाथ में धीरे धीरे चला गया तो अंग्रेजों ने इन हस्तशिल्पियों को कुछ बड़ी मात्रा में उत्पादन करने के लिए अपना वहाँ पर कुछ निवेश भी किया। और इन सब निवेश का उद्देश्य यह था, चूंकि उस समय इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति होने के कारण उनको बहुत अधिक मात्रा में वस्तुएं चाहिए होती थी, इसलिए उन्होंने कच्चे माल को भारत से सस्ते में खरीदने का प्रयास किया। और जो व्यक्ति या जो सिस्टम था भारत में, उसके तहत जब कभी ऐसा होता कि समय पर सामग्री नहीं मिल रही है या भारतीय जो शिल्पी है वो भारतीय शिल्पियों को या भारतीय व्यापारियों को सामग्री बेच रहे हैं, उस स्थिति से बचने के लिए उन्होंने इन शिल्पियों पर टैक्स लगाने शुरू कर दिए। क्योंकि कंपनी के स्वयं के व्यापारी टैक्स फ्री हुआ करते थे, लेकिन भारतीय व्यापारियों पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ? इससे भारतीय व्यापारियों का सामान दूसरे देशों में जाकर के महंगा होने लग गया और वो भारत के आंतरिक भागों में भी जहां बिकने जाता था वो महंगा होने लग गया। अब एक तरफ अंग्रेजों का सामान है जो सस्ता है, दूसरी तरफ भारतीयों का सामान है जो महंगा है, तो स्वाभाविक है कि लोग सस्ता सामान खरीदेंगे। इसलिए अंग्रेजों का सामान बिक जाता था और भारतीयों का सामान ऐसे ही रह जाता था। इसलिए भारतीय उस व्यापार से, उस प्रतिस्पर्धा से धीरे धीरे बाहर हो गए। तो अंग्रेजों ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई, इस व्यवस्था के माध्यम से भारतीय हस्तशिल्प के निर्माताओं को कम कीमत पर सामान बेचने के लिए मजबूर किया गया और भारतीय व्यापारियों को अधिक मात्रा में अधिक कीमत पर सामान बेचने के लिए मजबूर किया गया। और इन दोनों परिस्थितियों से भारत के हस्तशिल्प और भारत का व्यापारी वर्ग है वो पूरा का पूरा बिखर गया, वो पूरा का पूरा तहस नहस हो गया। क्योंकि जब नए उद्योगों को संरक्षण देने की जरूरत थी, जब इंग्लैंड में संरक्षण दिया जा रहा था, उसी समय भारत में इन उद्योगों से सरकार ने हाथ खींच लिए। संरक्षण देने की बजाय उनके विनाश की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। इसलिए इस पूरी प्रक्रिया को अनऔद्योगिकरण कहा जाता है। इस अनऔद्योगिकरण प्रक्रिया का खंडन करते हुए एक प्रसिद्ध इतिहासकार हुए मॉरिस डी मोरिस एक इतिहासकार हुए और उसने भारत के अर्थव्यवस्था पर भी काफ़ी काम किया है। तो उन्होंने यह तर्क दिया कि भारत में इस पूरे काल के दौरान अनऔद्योगिकरण नहीं हुआ, बल्कि औद्योगिकरण की प्रक्रिया धीरे धीरे चलती रही। तो ये मॉरिस डी मोरिस का
स्टेटमेंट है। ये पूरा PDF मैं आपको शेयर कर दूंगा, इसमें कुछ चीज़ें आप लिख सकते हो। लेकिन कुल मिलाकर के ये जो अनऔद्योगिकरण की जो एक प्रक्रिया चली, उसके कुछ लोग पक्ष में हैं, कुछ लोग विपक्ष में, और अपने अपने तर्क देते हैं। लेकिन यह एक तथ्य है कि अंग्रेजों के आने के बाद भारत में उद्योगों का पतन हुआ और इन्हीं उद्योगों की कीमत पर इंग्लैंड में नए कारखाने स्थापित हुए, लिवरपूल और मैनचेस्टर जैसे औद्योगिक नगरों की स्थापना हुई। वहीं भारत में जो ढाका, कलकत्ता, मसूलीपट्टनम, सूरत, ये जो बड़े बड़े औद्योगिक केंद्र थे वो धराशायी हो गए, तहस नहस हो गए। इस प्रकार से अंग्रेजों ने अपनी नीतियों के माध्यम से भारत के उद्योगों को बिल्कुल रसातल तक पहुंचा दिया था। तो आज के टॉपिक में इतना ही। थैंक यू।